देखें, बेसिकली आज का एजेंडा ये था कि थोड़ी सी हम लोग स्टडी अप्रोच के ऊपर बात कर लें कि कुछ लोग जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग लाइव क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोगों की फर्स्ट अटैम्प्ट है, कुछ लोगों की सेकंड अटैम्प्ट है। तो थोड़ा सा आपकी जो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, आपके अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपका स्टडी प्लानर क्या होना चाहिए, वो चीज़ें थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। देखें, प्रीवियसली भी मैंने जब प्रीवियस बैच में पढ़ाया था तो मैंने फर्स्ट क्लास से सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज किया था वो किया था आपके अपने स्टडी प्लानर पे। हो ये रहा था कि स्टूडेंट्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो एक्सेल फाइल हम क्लास में शो कर रहे होते हैं वही उनसे शेयर कर दें। देखें, उस चीज़ का पर्पस समझें। वो फाइल एक लेट से कंट्रोल चेकलिस्ट है, लेकिन वो एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल चेकलिस्ट है। मे बी आपके पोर्टल पे लेक्चर्स उस हिसाब से नहीं डले हुए होंगे, मे बी आपके पास जो आपके टॉपिक्स की कवरेज है वो उसी डोमेन के अंदर नहीं चल रही होगी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैटेगराइज हुए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था और जिस चीज़ पे मैंने एम्फेसाइज किया था, कि आप लोग अपने पास एक चेकलिस्ट मेंटेन करें। और वो चेकलिस्ट आपके पास किस फॉर्म में आ रही होगी। लेट से आपके पास ये पहला कॉलम आ रहा है, आपका पहले कॉलम के साथ आपने चैप्टर्स आपके पास आ गए। अब उन चैप्टर्स के अंदर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्लानिंग किस ग्रेन्युलर लेवल पे करना चाह रहे हैं या आप ब्रॉडर लेवल पे करना चाह रहे हैं। यूजुअली होता यह है कि जब मैं अपनी प्लानिंग चैप्टर लेवल पे करता हूं तो मेरे पास थोड़ा सा कंप्लीटनेस का इशू आता है। तो आई वुड सजेस्ट, अभी मैं आप लोग को टेबल ऑफ कंटेंट भी दिखाऊंगा चैप्टर के कि किस तरह वो चीजें कैटेगराइज हुई हुई हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसी भी चैप्टर के, आप उस लेवल पे जरूर प्लान करें। जब आपने चैप्टर्स की सेग्रीगेशन कर ली, देन आप यहाँ पे डालें अपने पास क्लासेस का स्टेटस। उसके बाद आप अपने पास डालें आपकी अपनी रीडिंग का स्टेटस। ये मेरे साथ साथ आप आज की क्लास में बना लें, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बाद में ये चीज़ नहीं बनाएंगे और आपको रियलाइज होगा ये बाद में जाके कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी होती है कि आपको किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आपका अपना स्टेटस पता चल जाता है कि आप कहाँ पे खड़े हो। भले आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप लाइव लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी आप सेल्फ स्टडी भी इवन कर रहे हो। देन उसके बाद आपके पास आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला स्टेटस, कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन का स्टेटस क्या है। जब ये 3 चेक मार्क्स आपके हो जाएंगे, तब आप सेफली कह सकते हैं कि आपने कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आपके पास कोई भी आपका रजिस्टर हो, आप हार्ड में इस चीज़ को ज़रूर मेंटेन करें, सॉफ्ट में एक्सेल पे नहीं रखिएगा, क्योंकि वो चीज़ बाद में जाके डिस्टॉर्ट होती है। इवन जो स्टूडेंट्स पास हुए उन्होंने भी ये चीज़ शेयर की कि उन्होंने फ्रॉम डे फर्स्ट और मे बी इन बिटवीन उन्होंने ये स्केजुअल बनाया अपने पास, और स्केजुअल को उन्होंने फिर रिजिडली फॉलो भी किया, जिसकी वजह से फिर बहुत अच्छा ट्रैक रहता है आपके पास कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। पहली चीज़ तो हो गई आपके पास स्केजुअल की। दूसरी चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंप्लीटनेस को इंश्योर ज़रूर करें। देखिए, सेलेक्टिव स्टडी पे हमने कल के सेशन में भी बात की, उससे पहले भी बात की हुई है कि ऑलमोस्ट 10 से 14 मार्क्स या 15 मार्क्स तक ऐसे आते हैं जिसका ताल्लुक ना नई स्कीम से है ना पुरानी स्कीम से है, उसका ताल्लुक आपकी कवरेज से है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का चैप्टर है, 3 मार्क्स का सवाल आ गया। चैप्टर 14 है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रीवियसली इतना नहीं पूछा जाता था, 10 मार्क्स का सवाल आ गया। अब ये मार्क्स ऐसे हैं जो पास और फेल डिसाइड करते हैं। अगर आप इन चैप्टर्स की सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और लेट से आप देखते हैं कि भाई मेरे पास ग्रेड ए कौन सी आ रही है, ग्रेड बी कौन सी आ रही है, और आप पुरानी मेथोडोलॉजी के तहत लेट से आप बोलते हैं चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 मैंने कर लिया, मेरी एक ग्रेड कवर हो गई, चैप्टर 11 से 13 मैंने कर लिया, ग्रेड कवर हो गई। लेकिन अब जो चीज़ समझने वाली बात है वो ये है कि अब फ्रॉम चैप्टर 11 टिल चैप्टर 15 ये आपके पास एक ही ग्रेड है। पहले क्या होता था, चैप्टर 11 से 13 अलग ग्रेड होती थी, चैप्टर 15 एक अलग ग्रेड होती थी। तो इसमें से सवाल लाजमी पूछा जाता था, मार्केटिंग से भी सवाल लाजमी पूछा जाता था। लेकिन क्योंकि अब ये कंबाइंडली एक ग्रेड बन गई है, ग्रेड सी आपके पास, हमने इस पे लेक्चर भी अपने पास इंट्रो सेशन डाला हुआ है जिसके अंदर तमाम चैप्टर्स कैटेगराइज हुए हैं किस ग्रेड के अंदर हैं, क्या लॉजिकल सीक्वेंस है, वो आप वहां से भी रेफर कर लीजिएगा। बताने का पर्पज ये है कि अगर वो चाहे तो एचआर वाले एरिया को ओमिट कर दे, अगर वो चाहे मार्केटिंग को ओमिट कर दे, अगर वो चाहे पूरा का पूरा सवाल बिजनेस ऑपरेशंस पे बना दे, जो पहले इतना नहीं पूछा जाता था। लेकिन क्योंकि ग्रिड कंबाइन है तो अब जरूरत है कि मैं इन चैप्टर्स में से किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि वो किस भी सिनेरियो पे किस तरह का सवाल बना दे और मैं 10 से 15 मार्क्स, इजी मार्क्स जो हो सकते हैं, वो मैं लूज कर दूं। यूजुअली प्रैक्टिस ये रही है कि मार्केटिंग सवाल लाजमी बनता है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसका कनेक्शन आपके पास चैप्टर 10, चैप्टर 3 और सम हाउ चैप्टर 5 से भी है, जो हम क्लासेस जब करेंगे तो उसके अंदर डिस्कस भी करेंगे। अब एक बात तो हो गई आपकी सेलेक्टिव स्टडी पे। अब मैं बात आता हूँ कि जो चीजें या जो क्लासेस हमारे कोर्स के एंड में जाती हैं, तो यूजुअली उसके ऊपर आपके पास क्या इश्यूज आते हैं। यूजुअली हम लोग कोर्स के एंड के अंदर ये वाले टॉपिक्स कर रहे होते हैं अपने पास चैप्टर 17 से चैप्टर 20। अब कहने को तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वेटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो भाई कम से कम 15 मार्क्स तक की वेटेज, 20 मार्क्स अगर मैं कभी कंबाइन कर लूं नॉन फाइनेंशियल में से, एक बड़ा सवाल बन गया। तो ये वेटेज ये चारों चैप्टर्स रखते हैं। इन चारों चैप्टर्स को लास्ट टाइम भी मैंने कंबाइनली करवाया था। उसका पर्पस ये था कि चैप्टर 17 का लिंक के चैप्टर 18 से आता है, देन 18 के बाद 19 20 का आपस में लिंक क्रिएट होता है। बताने का पर्पस ये है कि जो चैप्टर्स एंड में हो रहे हैं या कम टाइम में हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है। अगर आप पेपर पास करने के लिए जाते हैं ना, तो आपके पास ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है आपके पास, एथिक्स वाला। ये आईकेप के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर पोर्शन मौजूद होता है, इसके इजी मार्क्स होते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में भी ये मेरे पास 15 मार्क्स का आया है। अब जिसने इस एरिया की प्रैक्टिस नहीं करी, वो वहां पे फिर फंबल भी किया पेपर में, उसको इश्यूज भी है। मैंने अब की बार प्लान किया है कि इसके ऊपर मैं थोड़े से और डिटेल क्वेश्चंस भी आप लोग को करवा दूं। इसमें चैलेंज थोड़ा सा मेरे पास ये आता है कि एसीसीए के पास जो इथिक्स के क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम द आईकेप। उनकी मेथडोलॉजी थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एसीसीए का क्वेश्चन बैंक लिमिट होता है, लेकिन आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है, आपके जो पास पेपर्स हैं सिनेरियो बेस, वो सारे आपके पास रेलिवेंट हैं। अब ये हमने बात कर ली आपके स्कोप की, आप स्केजुअल किस तरह बनाएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन पूरी एक प्लानिंग शीट बना लें। आधा घंटा मुश्किल से आपको लगेगा, लेकिन ये शीट आपको एट दी एंड आपको खुद रियलाइज होगा कितनी हेल्पफुल आपके लिए होगी। अब दूसरा जो मेरे पास पॉइंट है मैं उस पर आता हूँ कि भाई मेरे पास प्रैक्टिस मटेरियल का सोर्स क्या होना चाहिए। देखें, सर सऊद जो है वो अपने हैंडआउट आपके साथ शेयर करते हैं, उनके हैंडआउट्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। मेरे पास जो है, मैं यूजुअली आपके स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करता हूँ। मैं स्टडी टेक्स्ट को फॉलो इसलिए करता हूँ कि मुझे दो चीज कवर करनी होती हैं। एक, मुझे कंप्लीटनेस इंश्योर करनी पड़ती है, और एक क्योंकि ये आईकेप का अपना स्टडी टेक्स्ट है, तो देयर माइट बी अ चांस कुछ ऐसे हिडन टॉपिक्स हों जो उसने अभी तक नहीं पूछे और वो पूछ ले। मे बी डेफिनेशन में, मे बी किसी चैप्टर के अंदर कोई ऐसा एरिया हो। तो मेरे दो बेसिकली पर्पस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोग नोट्स के पीछे भाग रहे होते हैं कि भाई हमें नोट्स मिल जाए रिवाइज करने के लिए। मैं स्टडी टेक्स्ट को जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं आपके नोट्स फॉर्म करवा रहा होता हूँ, और ये चीज मैं फर्स्ट क्लास से डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आपको शो भी कराऊंगा मेरी बुक हाईलाइट किस तरह हुई हुई है। लेकिन देखें, इसका ये पर्पस नहीं है कि एट दी एंड आप मुझसे ये मांगने लगे कि सर ये सॉफ्ट में बुक मुझसे हमसे शेयर कर दें, हाईलाइटेड बुक्स। देखें, मेरी हाईलाइटिंग में फर्क होगा, आपकी हाईलाइटिंग में फर्क होगा। अगर आपकी अटेम्प्ट भी अलग है और आपने प्रीवियसली बुक हाईलाइट की हुई है, तो मैं अप्रोच रिकमेंड करता हूं कि भाई आप डिफरेंट कलर यूज करें। लेट्स से अगर आप सेकंड टाइम पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, तो अब की बार आप रेड से या कोई भी और डिफरेंट कलर होना चाहिए। और आप वो पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे जो आपको याद नहीं रह रहे या जिस पे आप फंबल कर रहे हैं। तो ये मेरा स्टडी टेक्स्ट वाली अप्रोच के पीछे जो मेथोडोलॉजी है। ऑल दो रिक्वेस्ट आते रहती हैं कि बुक शेयर कर दें, बाकी चीज़ें कर दें। देखिए, नोट्स के पीछे नहीं भागें। आपके पास जहाँ पे नॉलेज गैप होगा, वहाँ पे हम एडिशनल नोट्स थ्रू एसीसीए या हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें वहाँ से भी रिवाइज हो रहे होते हैं। तो वो भी आपके पास उसका जो आंसर होता है एक एडिशनल मटीरियल होता है। लेकिन बुक फॉलो करने का पर्पस ये होता है कि हार्ड फॉर्म में बुक सबके पास अवेलेबल है। बुक के अंदर आपके पास कंटेंट वाइज कोई डेफिशिएंसी नहीं है। मैंने पूरी बुक को रिव्यू किया हुआ है, पुरानी बुक थी उसके साथ भी कंपेयर किया हुआ है। एसीसीए की वो बुक्स मेरे पास है, उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप मुझसे कंटेंट वाइज बात करें ना, तो कंटेंट वाइज आईकेप की बुक आपके लिए सफिशिएंट है। अब इस बुक को अपने नोट्स में कैसे फॉर्म करना है वो तभी हो सकेगा कि अगर आप लाइव क्लासेस फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली लाइव क्लासेस 100% तो नहीं होंगी, लेकिन लाइव क्लासेस फॉलो करने में लेट्स से मैंने चैप्टर 1 करवाया। अब चैप्टर 1 आपने मेरे साथ क्लास में कवर कर लिया। अब आपकी सेल्फ स्टडी की जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप उस पूरे चैप्टर की रीडिंग करें खुद से।
उस रीडिंग के दौरान जो मैंने बातें हाईलाइट करवाई वो क्लास के साथ साथ आप हाईलाइट कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उन बातों को बाद में हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर ये करें कि जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो आपकी बुक के अंदर हाईलाइटिंग लाजमी होनी चाहिए। उससे होगा ये कि जब मैं फर्स्ट टाइम रीडिंग करके हाईलाइटिंग तक पहुंच जाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा इसको कंप्लीटली रीड नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं फोकस करूंगा अपनी हाईलाइटिंग पे जो कि मेरे नोट्स कहलाएंगे। पेपर में आप स्टडी टेक्स्ट तो लेके नहीं जा सकते, तो आप अपनी बुक पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर सकते हैं आपके जो लेक्चर्स की हैं। आप पेंसिल से भले नोट कर लें उसको साफ सुथराई के साथ। आप स्टडी टेक्स्ट को ही मैं अभी फिलहाल रिकमेंड करूंगा अपने नोट्स बनाएं। लाइव क्लासेस के अंदर फॉलो करें, जो मेरा हाईलाइटेड मटेरियल है ऑब्वियसली उसको आप जरूर हाईलाइट करें, उसको जरूर फॉलो करें, लेकिन सिर्फ उस पर रिलाई ना करें। आपकी हाईलाइटिंग डिसाइड करती है कि बैक ऑफ द माइंड में आपकी नॉलेज किस तरह सेव हुई है। लेट से कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स पढ़ के टॉपिक रिकॉल होता है, कुछ लोगों को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए आपके पास जरूरी ये है कि आप अपनी खुद हाईलाइटिंग करें। आप भले रिकॉर्डेड लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, लाइव लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो लाइव क्लास लेने के बाद ये वाला काम, रीडिंग वाला काम आपने लाजमी करना है। ये थोड़ी सी एफर्ट आपकी लगेगी अगर आप पेपर वाले महीने से पहले, स्टूडेंट्स आई थिंक अब बहुत ज़्यादा आ गए, अगर आप रीडिंग वाला काम पेपर के एक महीने से पहले आपका स्टडी टेक्स्ट या जो भी आपके नोट्स हैं वो आपके पास कंप्लीटली हाईलाइटेड फॉर्म में तैयार हो जाएं, और जो आपने क्लासेस के अंदर जो हमने सवाल किए हैं, जो मेरे पास क्लासेस के क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक बार कंप्लीट कर लियो, तो आप बहुत सेफ पोजीशन में आ जाते हैं बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम। जो हमें स्टडी लीव मिलती हैं उसके अंदर टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे पास कॉन्सेप्चुअली, मेरे पास नोट्स वाइज, मेरे पास टॉपिक और कंटेंट वाइज सारा मटेरियल तैयार हो। फिर उस आखिरी महीने के अंदर मैं एक फुल फ्लैश रिवीजन कर रहा हूँगा। मैं नए कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं हाईलाइटिंग पे दोबारा काम नहीं कर रहा हूँगा। जो चैप्टर मुझे फर्स्ट टाइम रीड करने में लेट से 1 घंटा लगता था, अब मेरी हाईलाइटिंग मटेरियल को रीड करने में मुझे 30 मिनट्स लगेंगे। अगर ये 1 आवर वाली एफर्ट क्लासेस के साथ साथ और कोर्स के साथ साथ हो जाएगी, इवन आप रिकॉर्डिंग भी ले रहे हैं, तो आपके पास एट दी एंड रिवीजन वाले के अंदर जितना टाइम सेव होगा ना, आपको उसकी फिर वैल्यू तब रियलाइज होगी। उससे होगा ये कि एंड में मुझे क्या करना है कि मेरा फोकस तो होगा मेरी प्रैक्टिस पे। मैं क्या करूंगा, मुझे प्रैक्टिस करनी है लेट से ग्रेड ए की, तो मैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक अपनी हाईलाइटिंग को अगर रिवाइज करता हूँ तो अराउंड मैं 3 to 4 आवर्स में कर लूंगा अगर प्रॉपरली हाईलाइटेड है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं स्पेसिफिक चैप्टर के सवाल करने की बजाय चैप्टर 1 से 7 के कंबाइंड क्वेश्चंस उठाऊंगा और फिर उनको मैं प्रैक्टिस करूंगा। एक अप्रोच क्या है, लाइव क्लासेस के साथ साथ आप उस चैप्टर के इंडिविजुअल क्वेश्चंस तो कर रहे होंगे। उसमें होता यह है कि जब आप चैप्टर की नॉलेज पढ़ते हैं, क्वेश्चन से उस नॉलेज को रिइंफोर्स करते हैं, कॉन्सेप्चुअली चीजें अच्छी क्लियर हो जाती हैं। लेकिन उससे होता यह है कि आपके माइंड में वो चैप्टर मौजूद होता है। जब आप सवाल करते हैं चीज़ आसानी से पिक भी हो रही होती हैं, सवाल के अंदर आप 60-70% अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब आपके पास चैप्टर्स कंबाइन होते हैं जो आपके साथ पेपर में होता है, उसमें क्या होता है, आपके माइंड को ये भी सोचना पड़ता है कि भाई मेरे पास ये सवाल किस पर्टिकुलर चैप्टर से आया, उस चैप्टर के किस टॉपिक से मेरे पास आया, उस टॉपिक के अंदर क्या डिटेल्स मौजूद थी या क्या चीजें मौजूद थी जिसके थ्रू मुझे उसको आंसर करना था। अब ये सारी अप्रोच पहली क्लास में बताने का पर्पस ये है कि जो बंदा जिस भी अप्रोच को फॉलो कर रहा है, देखें रिकमेंडेड अप्रोच तो यही है कि अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आप लाइव क्लासेस के मोमेंटम को फॉलो करें। लाइव क्लासेस के मोमेंटम को फॉलो करना क्या है कि मैंने लाइव क्लास के अंदर जो बातें बोली, प्रीवियसली मेरी प्रैक्टिस क्या थी कि मैं पहली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करता था, मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए टाइम देता था, देन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उसके सोल्यूशन पे आता था। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस को फोकस करना होता था, इंकरेज करना होता था, इसलिए ये अप्रोच फॉलो की जाती थी। अब एक स्टूडेंट क्या करता है कि अगर वो लाइव क्लास लेता है या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहा है, उसके पास क्वेश्चन का भी एक्सेस है, अब लाइव का भी एक्सेस है, सॉल्यूशन का भी एक्सेस है। प्रीवियसली मैंने इस अप्रोच को ऐसे रोका हुआ था कि मैं ग्रुप के अंदर सिर्फ क्वेश्चन का हैंड आउट पहले शेयर करता था,
सोल्यूशन का हैंड आउट शेयर नहीं करता था, ताकि कोई बंदा चाहे भी कि वो इस पॉइंट को ओमिट करके सोल्यूशन रेफर कर ले तो वो ना कर सके। अब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली थोड़े रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाली अप्रोच भी चल रही है, लाइव भी चल रही है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल आपको अपने पास खुद रखना है। अगर आपने क्वेश्चन वाली वीडियो देख के डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप किया, खुद से प्रैक्टिस नहीं करी, तो ये लाइव क्लास वाली अप्रोच का भी फायदा नहीं है। लाइव क्लास को फॉलो करना, लेक्चर्स को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि आप रिगरसली सारी चीजों को फॉलो करें जो उसके अंदर बोली जा रही है। अब मैं आपको यही बात है कल की सेशन से भी नोट डाउन करवाता हूँ कि हमने जो कल के सेशन में चीजें डिस्कस करी, उसके अंदर जो स्टूडेंट पास हुए थे उन्होंने भी इन्हीं पॉइंट्स को रीइंफोर्स किया। अब वो कौन से पॉइंट थे एक बार मैं दोबारा वो लिखता हूँ क्योंकि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये डिस्कस किया कि भाई आपके पास किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, ये बात मैं लाइव क्लासेस में भी बोलता था, जिन लोगों ने फॉलो किया उनको बहुत हेल्प हुई पेपर में। हर चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जिनको आप कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट जो हैं आपके प्रॉपरली हाईलाइटेड हो, आपने उनका रट्टा नहीं मारा वो, लेकिन आपको उनकी इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं प्राइस पेनिट्रेशन, मैं बोलूं प्राइस स्किमिंग, आपके माइंड में भले इंग्लिश फ्रेज ना आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए प्राइस स्किमिंग में क्या होता है, प्राइस पेनिट्रेशन में क्या होता है। इसका फायदा ये होता है कि देखें पेपर में अब वो डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजीज डायरेक्टली नहीं पूछेगा। अब होगा ये कि सवाल के अंदर, लेट से क्वेश्चन के अंदर उसने कोई जार्गन यूज किया हुआ है। जार्गन का मतलब एसपीएम की ही रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज। अगर आपको वो जार्गन नहीं पता, वो सवाल में बोलता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करें, एक सवाल में बोलता है, इसी को मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक सवाल में बोलता है कि आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करें, देन अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस फॉर्मुलेट करें। अब किसी को अगर ये नहीं पता कि भाई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किस स्टेज पे होता है, क्या उसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजिक चॉइस का स्टेप आता है, तो वो सवाल के अंदर यही डिसाइड नहीं कर सकेगा कि उसने पूछा क्या। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये जो सर्व करता है, डेफिनेशन टर्मिनोलॉजीज का पता होना सवाल की कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब सवाल के अंदर कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं, तो उसको आपने पहचान के आइडेंटिफाई करके कोई ना कोई फ्रेज का नाम देना पड़ता है। लेट से अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट के सवाल के अंदर एक डिस्कस करूं, उसके अंदर डिफरेंट डेटा मौजूद था, उस डेटा के अंदर बेसिकली हो ये रहा था कि अगर लेट से आपके पास प्राइसेस का डेटा मौजूद है, आपको नजर आ रहा है कि कंपनी की अपनी प्राइसेस लेट से कांस्टेंट हैं या कंपनी ने लो प्राइसेस रखी हुई हैं, सवाल में कोई ना कोई हिंट होगा, लिख के नहीं देगा कि लो प्राइसेस हैं या हाई प्राइसेस हैं, ये बोलेगा कि प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा, उसके लिए हम सेम प्राइसिंग पे जा रहे हैं, इसका मतलब लो प्राइसिंग है। अब उस हिंट से हो क्या रहा था, उस हिंट से ये मिल रहा था कि कंपनी बेसिकली आपके पास प्राइस पेनिट्रेशन फॉलो कर रही है। अब जिस स्टूडेंट ने इस टर्मिनोलॉजी को यूज किया, तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन ही यही थी कि भाई आप जो पॉइंट्स आपके सवाल के अंदर हिडन है, आप पिक क्या कर रहे हैं उसको। क्या आप लॉजिकल नॉर्मल सी बात करते हुए जा रहे हैं कि भाई लो प्राइस है वॉल्यूम बढ़ेगा, या आप उसको कॉन्सेप्चुअली पिक कर पा रहे हैं और आप एप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो जब आप हर चैप्टर्स की टर्मिनोलॉजीज को आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करके कॉन्सेप्चुअली याद रखेंगे, तो आपको ये दो पर्पस सर्व होंगे कि आप सवाल को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकेंगे, आप सवाल के आंसर के अंदर अपनी ड्राफ्टिंग के अंदर रेलिवेंट वर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे आपके आंसर में जान डल जाती है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपने अब पहले दिन से ही क्या चीजें फॉलो करनी है, मैं एक बार दोबारा समराइज करता हूँ। आपका अपना शेड्यूल होगा, आपकी अपनी हाईलाइटिंग होगी, क्योंकि मैं ये बुक सॉफ्ट में शेयर नहीं करूंगा, मुझे पता उस चीज़ का फायदा नहीं है, इसलिए मैं पहली क्लास से क्लियर कर रहा हूँ कि देखें थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के अगर आप बुक तैयार कर लेंगे ना, तो आपके पास एक मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि हम स्टडी टेक्स्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, जहां अगर एडिशनल मटेरियल होगा प्रोवाइड करेंगे, तो आपके पास वो सारी चीज़ें शेड्यूल में भी मेंटेन हो रही होंगी, हाईलाइटिंग करके आप अपने पास अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे। दूसरी, अगर एक और काम अगर आप कर लें, आप अपने पास क्वेश्चंस की चेकलिस्ट भी बना लें। क्वेश्चन की चेकलिस्ट में आप मार्क करें कि भाई मेरे पास लाइव क्लासेस बोलूं या नॉर्मल क्लासेस बोलूं, क्लासेस वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ये आपके पास बेंचमार्क क्वेश्चन होंगे।
दूसरा, आपके पास आपके जो स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके लिए रेलिवेंट हैं, सारे। इसका स्कीम से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने, मैंने चेक किया था, कुछ एसीसीए के क्वेश्चंस ही प्रीवियसली जो थे वही इन्होंने इंकॉर्पोरेट किए, या आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो आईकैप के पहले थे वही रिकॉर्ड किए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड प्रायोरिटी स्टडी टेक्स्ट, थर्ड प्रायोरिटी आपके पास आईकैप के पास पेपर्स, लेकिन ओनली केस स्टडी या सिनेरियो बेस्ड। इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप नोट डाउन कर लें, फिर किसी का कोई सवाल हो तो हम पूछते हैं। जितनी भी बातें आप चाहें एक पर्चे में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको पता हो अपने क्या क्या चीजें फॉलो करनी है और अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। आप लोग ये सारी चीजें नोट डाउन करें, कोई क्वेश्चन है वो भी नोट डाउन करें। मैं 5 से 6 मिनट का भी अजान हो रही है उसका ब्रेक लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन से कंटिन्यू करके फॉर्मली चैप्टर 1 पे आता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, आपके पास शेड्यूल बनाना है। सेकंड चीज आपकी हाईलाइटिंग और रीडिंग है। थर्ड पॉइंट, आपके पास क्वेश्चंस की चेकलिस्ट है, जिसमें लाइव क्लासेस वाले क्वेश्चन, बेंचमार्क क्वेश्चन है। सेकंड फेज पे जो प्रायोरिटाइज क्वेश्चन होंगे वो स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन होंगे। थर्ड पे आपके पास पास पेपर्स के क्वेश्चन होंगे, सिनेरियो बेस या केस स्टडी बेस। चलें रिज्यूम करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन फर्दर अप्रोच से रिलेटेड, या कोई सेल्फ स्टडी वाले हो तो उन्होंने कोई और चीज क्लियर करनी हो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखें, अगर दो पेपर्स ऑलरेडी आपने देने हैं और आपकी अटेम्प्ट दिसंबर 23 है, इसका मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट सीफैब की अटेम्प्ट है और आप कैफ से अभी आए, तो आप बेसिकली दिसंबर 23 के लिए 3 पेपर्स को टारगेट कर रहे हैं। उसके लिए तो एसपीएम और बाकी 2 पेपर सफिशिएंट है। एसपीएम एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर चेंजेस टैक्स वाले सब्जेक्ट की तरह, लॉ के सब्जेक्ट की तरह नहीं आती। उसके अंदर अगर आप क्लासेस लेके उसको अभी साइड करना चाह रहे हैं और बाकी 2 पेपर्स पे बाद में फोकस करना चाह रहे हैं, तो ये अप्रोच भी बिल्कुल बेहतरीन है। उसमें कोई आपके पास चैलेंज नहीं आएगा कि आप दोबारा क्लासेस लें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। हाँ, एक आपके पास आपकी सेल्फ स्टडी वाली चीज आ जाएगी, एड ऑन होगी, कि आप अगर क्लासेस अभी लेके कॉन्सेप्ट्स को लॉक करते हैं तो आप कॉन्सेप्चुअली आपके पास बातें कहीं ना कहीं नोट डाउन हुई हुई हों, प्रॉपर चीजें हाईलाइट हुई हुई हों, ताकि लेट से अगर आप 2-3 महीने बाद जाके उस सब्जेक्ट को दोबारा उठाते हैं तो आप ब्लैंक ना हो जाए। आपको अपनी प्रैक्टिस सिर्फ करना पड़ेगी, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। चले, आई गेस आप लोग के मेरे ख्याल से फर्दर क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा सा चैप्टर 1 पे जाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह उसको लेके चल रहे होंगे। बेसिकली चैप्टर 1 के अंदर आपके पास सबसे अच्छी बात यह है कि चैप्टर 1 आपके पास पूरे एसपीएम को समराइज कर रहा होता है। उसके अंदर आपको पता चल रहा होता है कि भाई आपके पास एटलीस्ट ग्रेड ए की लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, क्या क्या चीजें आप कर रहे होंगे। इसके अंदर मैं एक दो चीज और बातें बता दूं, हम लोग हर चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके कंटेंट्स को देख रहे होते हैं कि क्या हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस हम सारी चीजें इंश्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी की बात करूं, तो ये एक टॉपिक है। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूं और बिजनेस एनालिसिस, तो ये पूरा एक और टॉपिक होगा। ऑर्गेनाइजेशन पर्पस डिस्कस हुआ हुआ है, इंटेंडेड इमरजेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस हुई हुई है, फ्यूचर बेसिंग हुई हुई है, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का आपके लिए। देखें, ये चेकलिस्ट बेसिकली सर्व क्या करती है, शेड्यूल्स ऑफ लाइव क्लासेस के लिए तो देखें आपको ग्रुप फॉलो करना पड़ेगा व्हाट्सएप का। जिस तरह आपके पास
क्लासेस की अनाउंसमेंट आते रहती हैं, उसी तरह जैसे जिस क्लास के अंदर हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे उसके रेलिवेंट हैंडआउट भी उसी तरह शेयर होंगे। मैं स्टिल वही प्रैक्टिस फॉलो करना प्रेफर करूंगा कि मैं जब सवाल में क्वेश्चन डिस्कस करूं तो मैं क्वेश्चन का हैंडआउट शेयर करूं, और जब मैं उसकी सोल्यूशन वाली वीडियो करवा दूं फिर मैं सोल्यूशन का हैंडआउट शेयर करूं। तो लाइव क्लासेस की सीक्वेंस होगी तो पोर्टल वाली सीक्वेंस पे ही, लेकिन उसके अंदर होगा ये कि आप एक क्लासेस के साथ स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे किस वक्त तक कितने लेक्चर्स कवर हो जाने चाहिए, मैं पीछे चल रहा हूँ, बहुत आगे चल रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा रिगरसली व्हाट्सएप को फॉलो करें, जो आपके रजिस्टर्ड ग्रुप है उसके अंदर आपको सारी अप्रोच पता चलते रहेंगे लाइव क्लास की। अच्छा, लाइव क्लास के अंदर मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि हमारे पास 100% लाइव क्लासेस तो नहीं होंगी, ये हमने पहले भी क्लियर किया था। मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइव क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए लाइव क्लासेस में हम कैसे लेके चल रहे होंगे। अब लेट से मैंने आज की क्लास रखी चैप्टर 1 पे, इसकी एग्जांपल से ही मैं आपको बता देता हूँ। अब चैप्टर 1 की क्लास में मैंने आपको मे भी कुछ टॉपिक्स आज पढ़ा है या नहीं पता है, लेकिन क्लास के एंड में मैं आपको ये बता दूंगा कि मैं कौन से लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग डालने जा रहा हूँ ड्यूरिंग कमिंग वीक। मैं ये बता दूंगा कि मेरी नेक्स्ट क्लास कब होगी। यूजुअली हम लोग वीकेंड पे क्लासेस रख रहे होते हैं। मेरी एक लाइव क्लास होती है, सर सऊद की होती है। मेरे पास थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है तो मेरी क्लासेस सर सऊद से कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगी, तो लाइव क्लासेस में ये भी हो सकता है कि मेरी ही क्लास हो रही हो वीक में और सर सऊद की ना हो रही हो। अब उसमें होता क्या है कि जब मैं वीकेंड पे क्लास रखता हूँ ना, तो मैं टारगेट ये करता हूँ कि जब मैं कोई भी होमवर्क सॉर्ट ऑफ दे रहा हूँ या रिकॉर्डिंग लेक्चर्स डाल रहा हूँ, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं सैटरडे संडे पे वो डाल दूँ। आपके पास पूरे वीक डेज के अंदर ये टाइम मौजूद होगा कि आप उनको कवर करें एज डायरेक्टेड इन द क्लास। उसके बाद जब फ्राइडे को हम क्लास अनाउंस कर रहे होंगे, सैटरडे को अगर हमारी क्लास होगी, तो मैं एक रिमाइंडर के सॉर्ट ऑफ डाल के आपको ये बता दूंगा कि भाई मेरी जो कल लाइव क्लास होने वाली है उसका टॉपिक या उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली वो इस क्लास से कनेक्टेड ही होगा, इन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के बाद ही आ रहा होगा, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी और फर्दर क्लियर हो जाएगी कि लेट से मैंने एक सवाल क्लास में सॉल्व करवाया, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, मैंने उसका हैंड आउट आपके पास ग्रुप में शेयर कर दिया। अब मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास पूरा वीक है, आप नेक्स्ट क्लास में जब आए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करके आए, आप इस सवाल को जरूर पढ़ के आए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मैं उसमें इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, मैं वापस इस क्वेश्चन पे रिवर्ट नहीं करूंगा। इसमें होगा क्या कि आपके पास ड्यूरिंग वीक डेज का टाइम होगा कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स डाल रहा हूँ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास इन सीक्वेंस होगी वो हम सैटरडे को करेंगे। तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होगा कि आप इन बिटवीन उन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को जरूर लें, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास उससे कनेक्टेड होगी। तो बेसिकली वीकेंड टू वीकेंड आपकी लाइव क्लासेस की चेंज चल रही होगी, उसके बीच में रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपके पास आ रहे होंगे। क्वेश्चन के अंदर भी हम इसी तरह कर रहे होंगे। अगर मैं क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ क्लास के अंदर, तो उसका सोल्यूशन में भी नेक्स्ट क्लास में आ रहा होगा, लेकिन इसकी सीक्वेंस वैसी ही चलेगी, जो लॉजिकल सीक्वेंस है, जो बुक की सीक्वेंस है, इसको हम डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे। कोशिश मेरी ये होगी कि मेरे पास क्योंकि अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी डायरेक्टरी मौजूद है, तो मैं कोर्स को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके कंप्लीट करवाऊं, और मैं प्रैक्टिस के सेशंस थोड़ा सा बढ़ाऊं। अब की बार मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं मोस्टली ये कर रहा हूँ कि मेरे पास जो चैप्टर की कंटेंट है, जो नॉलेज या कॉन्सेप्चुअल एरिया है, वो मैं मोस्टली रिकॉर्डिंग डाल लूंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में लाइव क्लास में रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेसिकली हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की लिंकिंग करना पड़ती है। मैंने लास्ट टाइम वर्कशॉप ली थी, उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया था कि कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो रहे थे। तो मैं लाइव क्लासेस के अंदर मोस्टली क्वेश्चन रख रहा हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कोई सवाल प्रैक्टिस के लिए दिया जाए, तो आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस आइडियल सिनेरियो में बिल्कुल करें। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आप हमें बहुत बिजी हैं, तो आप फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के माइंड में आंसर ड्राफ्ट करके जरूर आए। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं लीस्ट प्रायोरिटी बता रहा हूँ। मोस्ट रिकमेंडेड अप्रोच क्या है कि आप रिटन प्रैक्टिस करें। उस रिटन प्रैक्टिस से अंदर होगा ये कि जब आप मेरे साथ क्लास में आएंगे ना,
तब आपको रियलाइज होगा अच्छा यार ये पॉइंट तो मैंने मिस कर दिया, ये पॉइंट तो मैंने कंसीडर नहीं किया, मेरी ड्राफ्टिंग में ये इशू था। लेकिन अगर आप ब्लैंकली लाइव क्लास में उठकर आ जाएंगे ना तो उस क्लास का फायदा नहीं होगा। तो ये अप्रोच क्लियर है आपको? सही है, क्लियर है, आगे बढ़े। चले, सही है। तो बेसिकली चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास जो जो टॉपिक्स हैं, हमने सबसे पहले स्टार्ट के अंदर वो टॉपिक्स देखे, ताकि हमें चैप्टर की कंप्लीटनेस कहीं पे भी इंश्योर करनी हो, हमें ये पिक करना हो कि कौन सा टॉपिक हमने मिस कर दिया, तो वो हम यहाँ से देखें। फिर उसके बाद होता है कि जब मैं चैप्टर के अंदर चीजें डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, तो मैं आपको थोड़ी सी बुक भी दिखा देता हूँ। उसके अंदर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज येलो से हाईलाइट की हुई होती हैं। उसका मतलब क्या होता है कि वो आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बता रहे हैं, या वो आपको चैप्टर के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा है जिसका कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। फिर मेरे पास कुछ रेड से मार्किंग होती है या अंडरलाइनिंग वगैरह हुई भी होती है। अब इसके अंदर देखें होता यही है। अगर मैं एग्जांपल लूं, जिस तरह आप लेक्चर देखेंगे, अभी मैं आज की क्लास सिर्फ रख रहा हूं कि हम लेके कैसे चलेंगे कोर्स को, मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। उसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। देखें, बिजनेस एनालिसिस लेट से टॉपिक हमने स्टार्ट किया। बिजनेस एनालिसिस की जो डेफिनेशन थी, जो कॉन्सेप्चुअली हमें समझना चाहिए था, वो समझा। अब यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशंस आ रही हैं। पहली लाइन में आ रही है, नीचे फिर स्ट्रेटजी की एक और आ रही है, स्ट्रेटजी की फर्दर डेफिनेशंस आ रही है। अब मैं सारी चीजें क्लास के अंदर नहीं रीड करवा सकता, ये एक लिमिटेशन भी है, और ये एक अप्रोच अच्छी भी नहीं है कि मैं आपको बुक रीड करवाने नहीं आया। कॉन्सेप्ट डिलीवर करना मेन पर्पज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुक के अंदर गिवन बाकी चीजों को इग्नोर कर दें। पर्पस ये है कि जब मुझे बिजनेस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मैं इस डेफिनेशन को खुद पढ़ूंगा, मैं अपने हिसाब से हाईलाइट करूंगा। मैं नीचे वाली लाइन पढ़ूंगा, मुझे लगता है कि यार कोई ऐसी बात थी जो मुझे याद रखना जरूरी है, मैं उसको भी अपने पास हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन पूरी बुक को आप हाईलाइट नहीं कर दिएगा। हाईलाइटिंग की सबसे अच्छी अप्रोच मेथोडोलॉजी ये होती है कि जब एक बार आप स्किम करते हैं चीज़ों को, जब नेक्स्ट टाइम आप लेके बैठते हैं ना, तो आपको पता चलता है अच्छा कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लास से आपको हेल्प ये होगी कि जब मैं उन चीज़ों को पढ़ते हुए जा रहा हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा यार कौन कौन सी काम की बातें जो याद रखने वाली है। तो आपकी हाईलाइटिंग थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, आप सब कुछ हाईलाइट नहीं कर देंगे। तो हम इसी तरह कोर्स को लेकर चलेंगे। अब मैं जो रीडिंग वाली बात कर रहा था ना, वो यही आपसे बात थी कि आपने क्लास ली, अब आप खुद लेके बैठे। अब आपने यहाँ फर्स्ट लाइन से लेके आप पढ़ना शुरू किया, तो आप पूरा पढ़ते हुए जाएंगे और इस टॉपिक को आप पूरा कवर करेंगे। मैं क्लास में बार बार आप लोग को बोलता भी रहूंगा कि भाई देखें, ये सारी चीज़ें आपने खुद पढ़नी है, कौन सी चीज़ें आपने खुद कवर करनी है, किन चीज़ों को आपने रीड करना है। उसके अंदर कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, वो आप खुद रीड करके समझ जाएंगे। इन केस आपको स्टिल वो चीज़ समझ में नहीं आती, आप वो क्वेरी रेस करें, मैं आपको उस चीज़ को एड्रेस कर दूंगा। तो उसके अंदर कोई ऐसा इशू होगा नहीं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे इंस्टांसेस होंगे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं, और जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो मेरा फोकस यही होता है कि मैं क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट बातों पर फोकस करूं, प्रैक्टिस चीज़ों पर फोकस करूं, ताकि क्लासेस लेना वर्थ वाइल बने। दूसरा, जब हम हमारे पास सारे चैप्टर्स के कंटेंट वगैरह कवर हो रहे होंगे, हाईलाइटिंग और नोटिंग वगैरह इस पर सारी आ रही है, ग्रीन से क्या है, येलो से क्या है, देन उसके बाद मैं आपको एक चैप्टर के एंड में लेके जाता हूँ। हम उसको फिर चेक बैक कैसे करते हैं कि हमने क्या चीज़ें कवर करी और हमसे एक्सपेक्टेशन क्या थी। इसमें मैं थोड़ा सा बस ये एरिया डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको बाकी लेक्चर्स देखने में और चैप्टर को समझने में आसानी हो। देखें, जब मैं चैप्टर 1 की बात करता हूँ और एसपीएम की बात करता हूँ, तो मेरे पास बेसिकली ग्रिड ए 3 प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड हुई है। वो ग्रिड ए के 3 प्रोसेसेस क्या है? स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन। लेकिन ये सारी चीजें आती हैं आफ्टर योर बिजनेस एनालिसिस। आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है, उस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बाद आप अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को क्लियर करते हैं, जिसके लिए आपके पास चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मौजूद है। उसके बाद आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लेते हैं, जिसके लिए आपके पास चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 है। फिर जब स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन की बात आती है, तो वो आप चैप्टर 7 से कवर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली चैप्टर 1 के अंदर पूरी ग्रिड ए की समरी है
कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है उसके अंदर क्या स्टेप्स फॉलो होता है। लॉजिकली देखें बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आप एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, चैप्टर 2। उसके बाद आप मार्केट का या इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप अपना इंटरनल एनालिसिस करेंगे, चैप्टर 4। सारे एनालिसिस करने के बाद आप एक पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि आप खड़े हुए कहाँ हैं, क्या गैप्स हैं, कहाँ आपको जाना है, क्या चीजें करनी। फिर चैप्टर 5 आता है। चैप्टर 5 आपको बताएगा यार आपके पास क्या क्या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस अवेलेबल हैं, बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजिक पोजीशन, बेस्ड ऑन योर जेनेरिक स्ट्रेटजीज। डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट आप फॉलो करते हैं, कॉस्ट लीडर आप हैं मार्केट के अंदर। जब आप चैप्टर 5 कर लेंगे फिर आप चैप्टर 6 पे पहुंचेंगे। चैप्टर 6 आपको यह बताएगा कि जो चॉइस आपने चैप्टर 5 में ली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स आपके पास मौजूद है। आपने डाइवर्सिफाई करना है, आपने मर्जर करना है, आपने एक्विजिशन करनी है, आपने फ्रेंचाइज ओपन करनी है, वॉट एवर। जब ये सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, आप चैप्टर 6 के अंदर से जब बाहर निकलेंगे तो आप सेलेक्ट करके निकलेंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। स्ट्रेटजी मेरी बन चुकी होगी, डिसाइड हो चुकी होगी चैप्टर 6 पे। अब मुझे उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके जो जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चीजें मुझे पता होनी चाहिए, वो मैं चैप्टर 7 में पढ़ रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि चैप्टर 1 से लेके 7 तक की एक लॉजिकल कनेक्शन है, लॉजिकल सीक्वेंस है। जब ये चीज आपको प्रॉपरली क्लियर होगी ना, तो ग्रेड ए के सवाल को आइडेंटिफाई करना आपके लिए मसला नहीं होगा। जब आपसे पूछा जाएगा एनालिसिस में जाना है तो आप रेलिवेंट चैप्टर्स के अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आप क्या लेंगे, आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या रिकमेंड करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, आप इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो आप इजीली किसी भी चैप्टर्स के अंदर मूव अराउंड करके उस टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। तो चैप्टर 1 पहले पढ़ाने का पर्पस ही यही होता है कि ऑल दो इस चैप्टर में से फुल फ्लैश सवाल बनना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजीज थ्रू आउट द कोर्स आपको हेल्प करती हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है जिसपे हमने एक एमएसए लेवल का भी सवाल देखा हुआ है, वो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कोर्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। एक ये प्रियम्बल देने का पर्पस ये होता है कि आप चैप्टर 1 को थॉरोली पढ़ें। चैप्टर 1 के अंदर आप उसी तरह हाईलाइट करें जिस तरह कोई भी नॉर्मल चैप्टर है, आप इसको इग्नोर ना करें। फिर उसके बाद जब हम बाकी लेक्चर्स आप ले भी रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, लेट्स से आप सर साउथ का लेक्चर लेते हैं चैप्टर 2 में पेस्टल। चैप्टर 1 से आपको ये पता चलेगा कि पेस्टल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप किस स्टेज पे खड़े हैं, पेस्टल आपको किस लेवल का एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा है, नेक्स्ट इन सीक्वेंस क्या है। इसीलिए मैंने पोर्टल की सीक्वेंस भी चैप्टर की सीक्वेंस में ही रखवाई है, सिवाय एक दो चैप्टर्स के अलावा, क्योंकि उसके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन है। तो जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं वो इस सीक्वेंस को फॉलो करें, जो लोग लाइव ले रहे हैं उनको तो लाइव में हम डायरेक्ट कर ही रहे होंगे कि आपने कौन सा चैप्टर लेके चलना है, किस वक्त चलना है। अच्छा, रिकॉर्डिंग वालों के लिए मैं ये भी बोलूंगा कि भाई वो अपनी बेसिस बनाए लाइव लेक्चर्स को। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक साथ 20 चैप्टर कवर करके आप बैठ गए 2-3 महीनों 2 महीनों के अंदर। आप उन चीजों को ब्रेक डाउन करें, आप उन चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को, एक कहते हैं ना कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आ रही है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप सुबह से बैठे वर्कशॉप की तरह आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पूरे कर लिए। इस तरह करके ना करें, उनको क्लासेस की तरह ही लेके चलें। अगर आपने थोड़ा सा अपने लिए टफ टाइम रखना है तो आप रखें कि भाई मुझे वीक में 3 क्लासेस लेनी है, मुझे वीक में लेट से 4 क्लासेस लेनी है, लेकिन उनको क्लासेस की बेसिस पे लेके चलें। कोई भी बंदा ये ना करे कि लेट से अगर उसने कोई चैप्टर कवर कर लिया क्लासेस के अंदर, चैप्टर 1 किया या चैप्टर 2 किया, अब वो चैप्टर 3 पे तब तक जंप ना करे जब तक चैप्टर 1 और 2 के अंदर जो जो बातें बोली गई क्लासेस में, जो प्रैक्टिस करने को चीजें बोली गई, वो खुद प्रैक्टिस ना कर ले। अगर मैं भी सेल्फ स्टडी पे जा रहा हूँ या मैं रिकॉर्डेड लेक्चर पे जा रहा हूँ तो मेरी प्रेफरेंस होगी मैं कंप्लीटनेस इंश्योर करते हुए जाऊँ। अगर मुझे क्लास से आगे जाना है या मुझे अपनी पेस को थोड़ा बढ़ाना है तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि भाई जब मैं चैप्टर 1 कर रहा हूँ, चैप्टर 1 में क्लास के अंदर हमने एक ही क्वेश्चन करवाया एमएसए 2 का, भाई जो आपके स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन है वो भी तो आपका होमवर्क है। आप वो छोड़ के अगर चैप्टर 2 पे मूव कर रहे हैं और आप अपने आप को ये तसल्ली दे रहे हैं कि आपके लेक्चर्स कवर हो रहे हैं लेकिन आपकी तैयारी वैसी कवर नहीं हो रही, तो रिकॉर्डिंग वालों को मैं एक ये चीज भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ये बेनिफिट है कि आपने अपना पेस डिसाइड किया हुआ है, किस पॉइंट इन टाइम तक कितने लेक्चर्स हो जाने चाहिए, तो आप उनकी कंप्लीटनेस साइमल्टेनियसली इंश्योर करके चलें। और लाइव वालों को फॉलो करते हुए आप एक प्रेशर अपने पास रख सकते हैं कि लाइव में किस स्टेज पे मौजूद है। इवन ये सारी बातें लाइव वालों के लिए भी है। चैप्टर 1 अगर आपके पास हो रहा है, आपने स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग नहीं करी, हाईलाइट नहीं करी, आप लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आगे चले गए, तो आप पीछे चीजें छोड़ते हुए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एंड में पाइल अप होंगी। आप ये नहीं कहेंगे कि फिर मैंने लाइव क्लासेस सारी ली,
लेकिन मेरा कोर्स तो मुझे समझ नहीं आ रहा, चीज़ें मसले मसाइल हो रहे, मेरी ड्राफ्टिंग इंप्रूव नहीं हुई। अगर आप बैक एंड पे जाके उन चीज़ों को सोचेंगे तो आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे कि आपने किन चीज़ों की प्रैक्टिस खुद नहीं करी, कौन सी चीज़ें आपसे क्लास में बोली गई, आपने पढ़नी थी, आपने उस वक्त नहीं पढ़ी, तो उस चीज़ का फायदा नहीं है। तो जो आप लोग को सफिशिएंट टाइम मिल रहा होगा उसके अंदर आप चीज़ों को अगर थोड़ा सा टफ टाइम देके मैनेज करेंगे तो एंड में आपके पास कम से कम चीज़ें पाइल अप होंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप लेट से, अगर मैंने आज चैप्टर 1 पढ़ाया, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इसके सोल्यूशन डिस्कस करूँ, चैप्टर 2 या 3 पे जाऊँ, तो आप पूरी बुक भी पढ़ लें, सारे सवाल सॉल्व कर लें, लेकिन प्रायोरिटीज के अंदर लेके चलें। रीडिंग तो एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए हाईलाइटिंग के साथ, क्लास वाला क्वेश्चन एटलीस्ट होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए सबके लिए। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें अपने पास आपके शेड्यूल में कि भाई ये रिमेनिंग है। जब जब आपको अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है आप उसको टाइमली कंप्लीट करते रहें। तो ये दोनों अप्रोचेस आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन बताने का पर्पस ये है कभी भी खुद को डिसीव नहीं करिएगा कि आपने चैप्टर पढ़ लिया आप कवर हो गया, आपने लाइव क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कवर हो गए। आप एलिमेंट जहन में जरूर रखिएगा कौन कौन से हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब फिर आपको मैं एंड में ये दिखा देता हूँ कि हमारे पास चीजें कंक्लूड किस तरह होती हैं, या मैं किस तरह पिक करता हूँ सवाल के अंदर, किस टॉपिक पे केस स्टडी सवाल बनेगा, किस टॉपिक पे आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा। ये सारी चीजें लर्निंग आउटकम में बताई हुई होती हैं और वो चैप्टर के एंड में आ रही होती हैं। एक ये डायग्राम भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है, उससे आपको पूरा कनेक्शन जो हमने ऊपर डिस्कस किया सीक्वेंस वो उसके अंदर आपके पास आ जाएगी। अब देखेंगे जितनी भी सारी चीजें हैं ऑल हमने क्लास में भी डिस्कस की हुई हैं, उसके अलावा कुछ चीजें बच रही हैं वो सब आप खुद भी पढ़ रहे होंगे। हर चैप्टर के एंड में आपके पास एक चैप्टर ओवरव्यू मौजूद होगा। उस चैप्टर ओवरव्यू में होता ये है, और मैं किस तरह एनालाइज करता हूँ चीज़ों को, कि मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि भाई जो मैंने चैप्टर के शुरू के अंदर टॉपिक्स देखे, अब यहाँ पे उसकी कंप्लीटनेस कैसे हो रही है। अब वो बोल रहा है कि भाई स्ट्रेटेजी को डिफाइन करें, फिर आगे बोल रहा है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करें। अब डिफाइन करने की बात कर रहा है, एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, अप्लाई करने की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब इन डेफिनेशंस की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी, जो मैंने बराबर में लिखी हुई है कि इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑल दो आप इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना भी करें तो भी चलेगा। गिव एन ओवरव्यू, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, बिजनेस एनालिसिस का ओवरव्यू पता होना चाहिए, प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो मैंने आपको बताई। क्योंकि ये ओवरव्यू क्या है, ये ओवरव्यू आपके अपकमिंग चैप्टर्स ही हैं कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन, चॉइसेस, पुटिंग स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन, जो मैंने आपको बताया था चैप्टर 4, 5, 6 और 7। फिर बोलता है डिस्टिंग्विश करें बिटवीन विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको की डिफरेंसेस पता होने चाहिए इन टर्मिनोलॉजीज के अंदर। उसके बाद बोलता है डिस्टिंग्विश करें इंटेंडेड और इमर्जेंट स्ट्रेटेजी पे। अगेन ये वो जार्गन है चैप्टर 1 के जो आपको पता होने चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा था। एक्सप्लेन एंड अप्लाई फ्यूचर बेसिंग। जब अप्लाई का वर्ड उसने बोल दिया तो देयर माइट बी अ चांस कि वो इसको प्रैक्टिकली पूछ ले आपसे, इसकी एप्लीकेशन पूछ सकता है, केस स्टडी सवाल बन सकता है, लेकिन किस तरह बनेगा वो हम देख लेंगे। हर टॉपिक पे इस तरह नहीं बन रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एंड में आ रही है, एनालाइज अ बिजनेस एंड स्ट्रेटेजी गिवन इज पर्पस, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम अ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर परस्पेक्टिव। ये आपके पास बेसिकली एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी एज इट इज बन सकती है। ये टॉपिक आपके पास कहलाएगा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इसीलिए इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज क्लियर है। इसी वजह से भी हमने इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देखा हुआ है एमएसए 2 लेवल का। आई नो वो सवाल थोड़ा सा एक अपर लेवल पे है, थोड़ा सा मुश्किल है क्लास को या सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो सवाल इतना अच्छा है कि उसके अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी एप्लीकेशन, सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं कॉन्सेप्चुअली। वो एक अच्छा बेंचमार्क सवाल है आपके स्टेक होल्डर के टॉपिक को कवर करने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास आपकी चेकलिस्ट कैसे चल रही है। चैप्टर के शुरू में आपने टॉपिक्स देखे, चैप्टर के एंड में आपने ओवरव्यू देखा,
आपने उसकी एक्सपेक्टेशन लर्निंग आउटकम से जज करी, फिर आपने एनालाइज किया यार किस में मेरा प्रैक्टिस सवाल कम हो गई है, क्या चीज़ मुझे याद नहीं रह रही, क्या मुझे लगता है कि मेरा वीक एरिया है। अविन आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स हमने क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया, सवाल होना चाहिए, आप वो रेस कर दें, बिल्कुल उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली हमारी अप्रोच चल रही होगी थ्रू आउट। ऑब्वियसली 100% लाइव क्लासेस नहीं होंगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें ऑब्लिगेशन ये भी है कि भाई जब आपसे बोला जा रहा है, लेट्स से अगर मैं आप आज की क्लास की एग्जांपल लेता हूँ, क्लास एंड भी होने वाली है, मैं चैप्टर 1 की जो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं डाल दूंगा आज या कल में इंशाल्लाह, आज बल्कि रात तक मैं डाल दूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप आए तो आप चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग लेकर आए, क्योंकि बेसिकली रिजल्ट से हमने थोड़ा पहले बैच शुरू कर लिया था। उसके अंदर हो ये रहा होगा कि 1-2 हफ्ते या 1-1.5 हफ्ते ऐसा लगेगा जिसमें हम दोनों स्टूडेंट्स को इन लाइन लेकर आ देंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 1 देखा हुआ है, चैप्टर 1 की बाकी चीज़ों पे काम करें, रीडिंग पे, हाईलाइटिंग पे, उसकी सेल्फ स्टडी पे। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, चीज़ों को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द कवर करें, और चैप्टर 1 को आप कोशिश करें उसकी रिकॉर्डिंग आप फ्राइडे तक कवर कर लें। उसके अंदर मेंडलो मैट्रिक्स वाला सवाल है, मैं उसका क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। मैं ये करता हूँ कि मैं सोल्यूशन एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं सोल्यूशन की वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे तो हम उस सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए जो इस वीक का टारगेट है पूरा वो यही है कि आप चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग्स देखें जितना जल्दी हो सके। मेंडलो मैट्रिक्स पे जो हमने MSA 2 का सवाल दिया हुआ है, पहले आप उस टॉपिक को देखें, उस सवाल को देखें। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद अपनी फाइंडिंग के साथ नेक्स्ट क्लास में आए, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उसके सोल्यूशन डिस्कस करके एक और सवाल कर रहा हूँ चैप्टर 1 पे, देन हम चैप्टर 1 को एंड करें। उसके बाद सर साउथ के लेक्चर्स ऑलरेडी थोड़ा साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे, आप चैप्टर 2 के अंदर पेस्टल और डायमंड भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम मौजूद है। फिर मेरी जो नेक्स्ट वीक के अंदर क्लास होगी उसके अंदर फिर मैं चैप्टर 3 पे आ जाऊंगा, जिसमें हमारे पुराने स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स इनलाइन चलना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग के लिए एक टफ टारगेट है इस वीक के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, प्रीवियसली हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आपने चैप्टर 1 को खुद से कवर करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के थ्रू। टेस्ट सेशन पे बिल्कुल हमने कल बात की थी और इंशाल्लाह हम इसको प्लान भी कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि मैंने एक मॉक रखा था, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल सवाल दे दिया था, और उसमें कुछ लोगों ने वो सवाल अटेम्प्ट किया था, नहीं किया था। अब हम थोड़ी सी ये अलाइनमेंट कर रहे हैं कि हम उसको ब्रेक कर दें, रादर देन डिटेल सवाल देने की बजाय हम मंथली कोई ऐसा सवाल दे दें, एक आध सवाल जो आपके लिए टेस्ट सर्व कर रहा हो, और फिर उसके बाद हम एक मॉक सेशन रख लें जिसके अंदर हमारे पास 50 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर हो। तो पर मंथ मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं कम से कम एक सवाल किसी भी टॉपिक से, ऑब्वियसली जो हम पढ़ रहे होंगे उन्हीं टॉपिक से, वो देके टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसका सोल्यूशन उन टाइमलाइंस में सबमिट कराएं जो आपको बताई जाए। अगर आप लेट से अगर आपको मैं सवाल देता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मैक्स आप फ्राइडे तक सबमिट करवा दें, फ्राइडे तक सबमिट करवाएंगे तो बिल्कुल प्रेफरेंस होगी कि हम उसको चेक करके प्रोवाइड भी करें। उसके बाद अगर आप डिले करेंगे, उसको पाइल अप करेंगे, बाद में सबमिट करेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा चेक करना, उसको फॉलो करना। देखें वीकली और चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन डिजाइन करना वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव अप्रोच हो जाती है। अगर आप खुद देखें ना, मेरी अप्रोच के अंदर एक टेस्ट सेशन ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं आपसे क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, वो करके आप सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो वो टेस्ट ही प्रोवाइड हो रहा है। अब अगर आप उसके अंदर चीटिंग करते हैं कि आप उसको नहीं प्रैक्टिस करते, आप सोल्यूशन में डायरेक्टली जंप करते हैं, तो वो आपका टेस्ट सेशन खुद एलिमिनेट हो जाएगा। मेरी बहुत कम ही ऐसी क्लासेस होंगी जिसके अंदर सेम क्लास में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया और सोल्यूशन डिस्कस किया। पर्पज यही होता है कि वो चीज़ एज अ टेस्ट, वो चीज़ एज अ प्रिपरेशन सर्व करे। उसके ऑन टॉप अगर मैं एडिशनल से और चीज़ें डालूंगा ना, तो वो चीज़ कंट्रोल करना आपके लिए भी मुश्किल होगा, मेरे लिए भी मुश्किल होगा। तो बेसिकली जो जो क्लास में आपको टॉपिक दिए जाएं, जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएं, आप उनको टेस्ट की तरह टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट में ही प्रैक्टिस करके आए, ताकि जब सोल्यूशन डिस्कस हो तो आप खुद को एनालाइज कर सकें। ऑन टॉप ऑफ डेट जो मैंने पर मंथ आपसे बात करी या जिस तरह हमने टेस्ट सेशंस की बात करी, वो हम देखेंगे, और उसके लिए हमें करना ये होगा कि वो मैं टॉपिक स्पेसिफिक नहीं रख सकता, अदरवाइज दोनों चीज़ों में फर्क नहीं हो सकेगा। तो मैं आपको ग्रिड बताऊंगा और ग्रिड वाइज रखूंगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी ग्रिड ए कंप्लीट हो तो मैं उस पर टेस्ट सेशन रखूँ, ग्रिड बी इस तरह करके हो तो मेरे पास 3 से 4 टेस्ट सेशन इस तरह करके प्लान हो रहे हो। क्लियर है? चले सही है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर चैप्टर 1 की फाइल्स।
किसी का कोई और सवाल? चीज़ें अगर क्लियर है यहाँ तक तो फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ। बाकी अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे और बाकी जगहों पे भी पूछ सकते हैं। ग्रेड वाइज बिल्कुल अप्रोच अच्छी वही होती है आपके पास कि आप ग्रेड वाइज उसको फॉलो करें। चले, सही, सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।